हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास या फिर मेडिवल हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। इसको दोस्तों हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। जैसे हमने प्राचीन या फिर एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ा था, है ना। इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश की पॉलिटी या फिर राज व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इन सभी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है। यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी यूपी जीके की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और सारे वीडियो वहाँ पर आप डिटेल से देख सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो भी हम यहाँ पर कंटेंट कवर करेंगे वो आपके जितने भी उत्तर प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मध्यकालीन इतिहास या फिर मेडिवल हिस्ट्री। तो पहले हम इसकी पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे और थ्योरी के बाद लास्ट में हम उससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का सेक्शन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मेडिवल हिस्ट्री जो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था या फिर मुस्लिम इन्वेजन हुआ था इंडिया में, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इनको हम एक एक करके थोड़ा देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अरबों का आक्रमण होता है, फिर महमूद गजनवी का आक्रमण होता है और फिर मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है। तो इनको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में होंगी उन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अरबों के आक्रमण को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, 636 ईस्वी के आसपास अरबों द्वारा भारत में पहली बार आक्रमण किया गया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती। ठीक है, सबसे पहले कब आक्रमण हुआ था अरबों का? 636 ईस्वी में। ठीक है, इसके अलावा 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध क्षेत्र को विजित किया गया या फिर इसको जीत लिया गया। यह अरबों का पहली बार भारत में सफल आक्रमण था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री के फैक्ट हैं, आपको याद रखना है। पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में सिंध को जीता था आक्रमण करके, और ये अरबों की पहली सफलता थी भारत में। इसके बाद जब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ तो 1000 ईस्वी से लेकर के 1026 से 27 ईस्वी के बीच में इसने भारत पर कुल 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किए। ठीक है, अब इसका जो 12वां आक्रमण था प्रदेश के मथुरा से संबंधित था, अर्थात इसने 12वां आक्रमण मथुरा पर किया। इसके बाद उसने कन्नौज पर आक्रमण किया। इस समय कन्नौज का जो शासक था वो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल था। राज्यपाल को कन्नौज छोड़कर भागना पड़ा था। तो ये फैक्ट थोड़ा उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो आपको याद रखना है। देखिए, महमूद गजनवी ने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किए। आपने सुना ही होगा, है ना, सोमनाथ मंदिर का भी इसका आक्रमण बहुत फेमस है। तो आपने ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में पढ़ी होंगी, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें बस उत्तर प्रदेश के संदर्भ में चीज़ें पढ़नी है। तो देखिए, इसने 17 बार आक्रमण किए। इसका जो 12वां आक्रमण था वो मथुरा से संबंधित था, मथुरा या फिर आप बोलें यूपी से संबंधित था। इसके बाद उसने कन्नौज पर आक्रमण किया, अगला आक्रमण उसका कन्नौज पर था। और यहाँ का जो शासक था गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल। ठीक है, तो यहाँ का जो शासक था उसे कन्नौज छोड़कर भागना पड़ा था। ठीक है, इसके बाद देखिए, जब राज्यपाल राज्य छोड़ करके भाग जाता है, एक चंदेल शासक था विद्याधर। इसने राज्यपाल को दंडित करने के लिए हिंदू राजपूत शासकों का एक समूह बनाया और उसने आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी है। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको डिटेल याद रखनी है। सबसे पहले गजनवी ने आक्रमण किया, है ना, यहाँ पर जो राज्यपाल था उसको कन्नौज छोड़ करके भागना पड़ा। फिर आगे चल करके जो चंदेल शासक था विद्याधर, इन्होंने हिंदू राजपूत शासकों के साथ एक समूह बनाया और इसकी हत्या कर दी। इसके बाद गजनवी का जो 14वां आक्रमण था वो बुंदेलखंड रीजन में था, है ना। बुंदेलखंड रीजन आपको पता होगा, हमने पढ़ा है। इस समय बुंदेलखंड पर चंदेल वंश का शासक विद्याधर का शासन था, किंतु महमूद गजनवी के आक्रमण को इसने सफल नहीं होने दिया। ठीक है, तो इसका अगला आक्रमण कहाँ था? बुंदेलखंड रीजन पर था, परंतु विद्याधर उस टाइम शासक था चंदेल वंश का और महमूद गजनवी का यह आक्रमण सफल नहीं हो पाया था। अब हम पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो देखिए, इसका भारत पर जो पहला आक्रमण था वो 1175 ईस्वी पर था। इसके अलावा इसके बाद 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध या फिर बैटल ऑफ तराइन थी जो फर्स्ट वाली, पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। आपको पता ही होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। 1191 में इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। इसके बाद एक और हुआ था 1192 में बैटल ऑफ तराइन सेकंड वाला या फिर तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी या फिर पराजित हो गए थे पृथ्वीराज चौहान। इसने इस समय दिल्ली पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इस जीत के साथ ही उसने झांसी, समाना, मेरठ और अलीगढ़ जैसे क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो देखिए, 2 युद्ध हुए हैं, हिस्ट्री में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट वाला और बैटल ऑफ तराइन सेकंड वाला। पहली बार में पृथ्वीराज चौहान जी जीते थे और दूसरी बार में मोहम्मद गौरी जीता था। ठीक है, जब बैटल ऑफ तराइन सेकंड में मोहम्मद गौरी जीता तो उसके बाद ही उसने दिल्ली साम्राज्य की स्थापना की और उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे क्षेत्रों में उसने अधिकार कर लिया।
इसके बाद 1194 में मोहम्मद गौरी ने प्रदेश के कन्नौज पर आक्रमण किया। ठीक है, एक बार फिर कन्नौज पर आक्रमण हुआ और कन्नौज के शासक जयचंद्र को चंदावर के युद्ध में पराजित किया। ठीक है, ये तीनों युद्ध हम पढ़ते हैं 1191, 1192 और 1194। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था जयचंद्र के साथ मोहम्मद गौरी का। ठीक है, इसमें भी मोहम्मद गौरी जीता था। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। इस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के बनारस तक उसका नियंत्रण हो गया था। ठीक है, तो जब गौरी ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो लगभग पूर्वी उत्तर प्रदेश और बनारस तक के रीजन में इसका नियंत्रण स्थापित हो गया था। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में जो प्रमुख वंश थे उनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मध्यकाल में भारत पर आधिपत्य स्थापित करने वाले दिल्ली सल्तनत के शासकों एवं मुगलों का उत्तर प्रदेश से गहरा संबंध रहा है। इन शासकों के द्वारा प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण नगर बसाए गए, साथ ही विश्व प्रसिद्ध स्थापत्य का भी निर्माण कराया गया। ठीक है, तो जितने भी दिल्ली सल्तनत के प्रशासक रहे हैं, इसके अलावा मुगल शासक रहे हैं, ठीक है, इनका उत्तर प्रदेश से गहरा संबंध रहा है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी स्थापत्य कला का भी इन्होंने निर्माण कराया है। हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के पहले आप प्रमुख राजवंश देख लीजिए कौन कौन से राजवंश थे। तो देखिए, गुलाम वंश था सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। ठीक है, गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उसके बाद खिलजी वंश आया, फिर तुगलक आए, फिर सैयद आए और फिर लोधी आए। ठीक है, तो देखिए, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? जो मोहम्मद गौरी था उसका ही एक गुलाम या फिर स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। 1206 से लेकर के 1290 तक इसका टाइम पीरियड था। फिर खिलजी आए थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका संस्थापक था। 1290 से लेकर के 1320 तक इसका शासन था। फिर तुगलक आए थे, इसका संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। 1320 से लेकर के 1414 तक इसका टाइम पीरियड था। इसके बाद सैयद वंश आया है ना, खिज्र खां इसके संस्थापक थे। 1414 से लेकर के 1451 तक इसका शासन था। और फिर लास्ट में लोधी वंश आया, इसका जो संस्थापक था वो बहलोल लोधी था। 1451 से लेकर के 1526। तो ये दिल्ली सल्तनत में हम इतनी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन हमें उत्तर प्रदेश में सिर्फ वही पढ़ेंगे जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यहाँ पर रिलेटेड है ना। अब देखिए, जैसे गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, है ना। दिल्ली सल्तनत का जो पहला सुल्तान था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। इसी ने दिल्ली सल्तनत की एक प्रकार से स्थापना की थी। इसके बाद इल्तुतमिश आया। इसके बाद देखिए, इल्तुतमिश आया, ठीक है, सुल्तान बनने से पूर्व यह बदायूं का इक्तेदार या फिर गवर्नर था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो इल्तुतमिश था जो कि गुलाम वंश का शासक था, ठीक है, ये बदायूं का इक्तेदार या फिर गवर्नर था। इसके बाद एक और रजिया सुल्तान थी, आपने इनके बारे में पढ़ा ही होगा हिस्ट्री में। भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अक्सर एग्जाम में देखा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख शासक थे गुलाम वंश के, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा तुगलक वंश था, इसके संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, और एक और प्रमुख शासक थे फिरोज शाह तुगलक। इनके बीच में भी एक और थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, लेकिन अभी उनको हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है, बस मैं आपको मेन बता रहा हूँ, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक का उत्तर प्रदेश से यहाँ पर गहरा संबंध है और काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 2 नए नगरों फिरोज़ाबाद और जौनपुर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हैं कि फिरोज़ाबाद और जौनपुर का निर्माण किसने करवाया था। सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन 2 नगरों की स्थापना किसने करवाई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। इसके अलावा लोधी वंश आता है अगला। तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? बहलोल लोधी था। इसके अलावा सिकंदर लोधी आता है फिर, है ना, और फिर लास्ट में यहाँ पर इब्राहिम लोधी आता है। अब देखिए, सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी। इसके अलावा इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? इब्राहिम लोधी था। और साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वंश थे जिनका उत्तर प्रदेश से संबंध था। ठीक है, तो इनको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। चलिए, जौनपुर के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी 1358 ईस्वी में। मैंने अभी बताया था फिरोज शाह तुगलक ने 2 नगरों की स्थापना की थी, एक फिरोज़ाबाद और एक जौनपुर, है ना। तो ये दोनों आपको याद रखना है। इसके अलावा जौनपुर के शाही किले का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। ये आप देख सकते हैं इमेज में, ये जौनपुर का शाही महल है जिसकी स्थापना किसने कराई थी? फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। इसके अलावा जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है जौनपुर। तुगलक वंश के बाद 1394 ईस्वी में मलिक
हुसैन सरवर ने जौनपुर में शार्की साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, देखिए तुगलक वंश के बाद 1394 ईस्वी में मलिक हुसैन सरवर ने जौनपुर में शार्की साम्राज्य की स्थापना की थी। ये मलिक हुसैन सरवर कौन था? जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसका फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई था। ठीक है, उसी का ये दास था और इसने ही शार्की साम्राज्य की स्थापना की थी जौनपुर में। ठीक है, जो मलिक हुसैन सरवर था, इसे जौनपुर की स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसने मलिक उस सर्क की उपाधि भी धारण की थी, यहीं से इसके जो वंश का नाम है सार्की वंश आया। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। 1394 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य जौनपुर था। इसकी स्वतंत्रता का श्रेय मलिक हुसैन सरवर को जाता है। ठीक है, तो ये भी फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1394 में दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला जो पहला राज्य था वो कौन था? जौनपुर था। और इसकी स्वतंत्रता का श्रेय किसको जाता है? तो मलिक हुसैन सरवर को जाता है, जो कि इसका फाउंडर भी था। मध्यकाल में जौनपुर नगर शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था या फिर बहुत प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जौनपुर शहर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। अब देखिए पूर्व का सिराज क्यों कहा जाता है? सिराज ईरान का एक प्रसिद्ध शहर है जो कि सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए इसे सिराज से कंपेयर करके, है ना, चूँकि उस समय शिक्षा का बहुत प्रसिद्ध केंद्र था और संस्कृति का विकास भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था, इसलिए इसे सिराज से कंपेयर करके पूर्व का सिराज कहा जाता है। सुल्तान बहलोल लोधी ने 1484 ईस्वी में जौनपुर राज्य को जीतकर उसे दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लोधी वंश का जो संस्थापक था बहलोल लोधी, इसने ही जौनपुर राज्य को जीत करके दिल्ली साम्राज्य में या फिर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ठीक है, तो ये जौनपुर के संबंध में जितने भी मैंने पॉइंट बताए सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी पॉइंट आपको याद रखना है। एक बार शार्की वंश के या फिर शार्की वंश के जितने भी शासक रहे हैं उनको हम डिस्कस कर लेते थे कि इसका संस्थापक मैंने अभी आपको बताया मलिक हुसैन सरवर इसका संस्थापक था। इसके बाद मुबारक शाह सार्की आए, फिर इब्राहिम शाह सार्की आया, फिर मोहम्मद शाह सार्की आया, फिर महमूद सार्की आया, फिर हुसैन सार्की आया। इनके थोड़ा हम कुछ काम जो इन्होंने किए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो मलिक हुसैन सरवर था, इसने मलिक उस सर्क की उपाधि धारण की थी और किसने दी थी? तुगलक शाह द्वितीय के द्वारा ये उपाधि इसको दी गई थी। ठीक है, तो ये उपाधि आपको याद रखना है। इसके अलावा जो दूसरा शासक था इसका मुबारक शाह सार्की, है ना, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन बनेगा कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो मुबारक शाह सार्की था, जो कि सार्की वंश का था। इसने अपने नाम का सिक्का भी चलवाया था। ठीक है, तो जो मुबारक शाह सार्की था, एक तो उसने सुल्तान की उपाधि धारण की, दूसरी बात अपने नाम का सिक्का भी चलवाया। इसके अलावा इस वंश का जो महानतम शासक था वो कौन था? तो इब्राहिम शाह सार्की था, वो इस वंश का महानतम शासक था। इसने सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की। यह कला और संस्कृति का महान संरक्षक था। इसके शासनकाल में जौनपुर की अत्यधिक सांस्कृतिक प्रगति हुई, है ना, इसलिए हम इसे पूर्व का सिराज भी बोलते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था जौनपुर का पूर्व का सिराज क्यों बोलते हैं। ईरान में एक शहर है, उससे कंपेयर करके बोलते हैं, क्योंकि उस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा शिक्षा और संस्कृति का विकास हुआ था। इसी कारण जौनपुर को पूर्व का सिराज की संज्ञा दी जाती है। स्थापत्य की शार्की शैली का विकास भी इसके टाइम पर बहुत अच्छा हुआ और मैथिली के जो कवि थे विद्यापति, वो भी इसके दरबार पर रहते हैं ना। तो इब्राहिम शाह सार्की के बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण शासक थे, है ना, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो मोहम्मद शाह सार्की और महमूद सार्की थे, इनके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है। इसके बाद सीधे हम चलते हैं हुसैन शाह सार्की, तो इस वंश का ये अंतिम शासक था। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था बहलोल लोधी ने जौनपुर जीत करके दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ठीक है, तो बस इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। मैंने आपको इब्राहिम शाह सार्की, इसके अलावा मलिक हुसैन सरवर और मुबारक शाह सार्की के संबंध में जो मैंने, है ना, जो कुछ पॉइंट बताए हैं, ये सभी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए सल्तनत कालीन जो महत्वपूर्ण स्थापत्य था उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक जामा मस्जिद है बदायूं में, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हौज ए शमशी और शमशी ईदगाह का निर्माण भी इल्तुतमिश ने कराया था, जो कि किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का शासक था, है ना। इसके अलावा जौनपुर की स्थापना अभी मैंने बताया फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जूना खां की याद में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको डिस्कस कराया जौनपुर की स्थापना किसने करवाई? फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। और किसकी याद में कराई थी? तो ये भी आपको याद रखना, जो इसका चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक, इसी की याद में कराई थी।
इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद नामक नगर की भी स्थापना कराई थी, है ना, तो ये भी मैंने आपको अभी पॉइंट बताया। इसके अलावा आगरा की स्थापना ये भी डिस्कस करा दिया, सिकंदर लोधी ने 1506 में की थी। इसने इसे अपनी उपराजधानी के रूप में भी मान्यता दी थी। जौनपुर के जामा मस्जिद और लाल दरवाजा का निर्माण हुसैन शाह सारकी ने जौनपुर के जामा मस्जिद और लाल दरवाजा का निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके अलावा जौनपुर की अटाला मस्जिद और झांझरी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सारकी ने कराया था। तो ये महत्वपूर्ण स्थापत्य हैं जो कि सल्तनत काल से संबंधित हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको सारे याद रखने हैं। चलिए अब हम मुगल काल को डिस्कस करते हैं। तो देखिए आपको पता ही होगा मुगल काल का जो फाउंडर था वो कौन था, बाबर था, जिसका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1526 से लेकर के 1530 तक इसने शासन किया था और 1530 में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, ये इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया था और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी या फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, है ना। तो हिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसके अलावा 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित करके अवध और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। और 1527 में जो इसने राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध लड़ा था, इसमें बाबर विजय हुआ तो उसने अवध और कन्नौज क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यूपी के दृष्टिकोण से, ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा बाबर को आराम बाग आगरा में दफनाया गया था। तो पहले इसको आगरा में दफनाया गया, जब 1530 में इसकी मृत्यु हुई उसके बाद इसे काबुल में दफनाया गया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि बाबर की जब मृत्यु हुई थी तो उसे आराम बाग आगरा में दफनाया गया था और बाद में इसको काबुल में दफनाया गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए बाबर के द्वारा जो 4 प्रमुख युद्ध लड़े गए हैं उनको एक बार देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य हुआ था। इसके अलावा खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, तो बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में बाबर और अफगानों के मध्य, ना। चारों में कौन विजय हुआ था, तो चारों में बाबर विजय हुआ था, ठीक है। तो चारों युद्ध बाबर ने ही जीते थे। तो ये चारों युद्ध आपको याद रखना है, 26, 27, 28 और 29, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये 4 युद्ध आपको याद रखना है, किस किस के मध्य हुए, कब हुए, है ना, और इनके नाम क्या हैं। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हुमायूं को। तो देखिए हुमायूं एक ऐसा शासक था जिसने अलग अलग टाइम पीरियड में शासन किया है। पहला शासन था इसका 1530 से 1540 और फिर 1555 से लेकर के 1556, है ना। पहले कार्यकाल में जब वो शेर खां से हारता है उसके बाद ये सिंध चला जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद फिर से ये आता है और अपना प्रशासन स्थापित करता है। तो देखिए 1530 में आगरा में इसका राज्याभिषेक हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, आगरा में हुआ था। जब बाबर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद इसका राज्याभिषेक होता है ना। इसके अलावा जो इसके द्वारा 2 प्रमुख युद्ध लड़े गए थे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला युद्ध है चौसा का युद्ध। तो यह युद्ध शेर खां और हुमायूं के मध्य हुआ था। इसमें कौन विजय हुआ था, तो शेर खां विजित हुआ था इसमें, है ना। 1539 में ये युद्ध लड़ा गया था। इसके अलावा इस युद्ध में शेर खां की विजय हुई थी, ये पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया, है ना। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा दूसरा इसका युद्ध था विलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध। यह युद्ध भी शेर खां और हुमायूं के मध्य हुआ। इसमें भी शेर खां विजय हुआ और इस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं सिंध चला जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर शेर खां का शासन स्थापित हो जाता है। तो ये कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं और ये जो 2 महत्वपूर्ण युद्ध है चौसा और बिलग्राम का, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। अब हम बात करते हैं अकबर की। 1556 से लेकर के 1605 तक इसने शासन किया। चलिए तो इसका राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 1556 में हुआ था। पंजाब के कालनौर में इसका राज्याभिषेक हुआ था। इसके अलावा उपाधि इसने कौन सी धारण की थी, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की इसने उपाधि धारण की और फिर यह गद्दी पर बैठा। इसके अलावा इसका संरक्षक कौन था, तो बैरम खां इसका संरक्षक था। चूंकि अकबर का राज्याभिषेक बहुत कम एज में हो गया था इसलिए उसका जो संरक्षक था वो बैरम खां था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अकबर के नवरत्न कौन कौन थे, तो बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, हकीम हुकाम, ठीक है। तो ये अकबर के 9 रत्न थे, आपको याद रखना है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अकबर के 9 रत्नों में से 2 बीरबल और टोडरमल का संबंध कहाँ से था, उत्तर प्रदेश से था। तो इनको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए जो बीरबल है इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कालपी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनका जो मूल नाम था वो क्या था, महिषदास इनका मूल नाम था। इनको उपाधि भी दी गई थी, एक कविप्रिय और कविराज की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा
दीन ए इलाही धर्म जो कि अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, इसको स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू कौन था? तो बीरबल था, है ना, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक और नवरत्नों में से एक टोडरमल, जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से था, तो इसका संबंध उत्तर प्रदेश के सीतापुर से था। 1580 ईस्वी में धैशाला बंदोबस्त व्यवस्था इसने लागू की थी, ठीक है। तो इन दोनों का आपको थोड़ा याद रखना है, बीरबल और टोडरमल के बारे में, क्योंकि इनका उत्तर प्रदेश से संबंध है। देखिए, आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा एक किले या फिर फोर्ट का निर्माण करवाया गया था। तो अभी हम डिस्कस करेंगे जितने भी मुगल कालीन स्थापत्य कला हैं, चाहे वो किले हों, मकबरे हों, है ना, सारे हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसके अलावा अकबर की धार्मिक नीति के बारे में बात करें तो अकबर द्वारा धार्मिक विषयों पर चर्चा करने के लिए फतेहपुर सीकरी में इसने एक इबादत खाने का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कहाँ कराया था? तो फतेहपुर सीकरी में इसने एक इबादत खाने का निर्माण करवाया था, है ना। यहाँ पर क्या होता था, अलग अलग धर्मों के जो धार्मिक गुरु होते थे यहाँ पर आते थे और डिस्कशन वगैरह करते थे, है ना। इसके अलावा इसने एक दीन इलाही नाम का नया धर्म भी चलाया था, आपको पता होगा, वो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उतना डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल या फिर स्वर्ण युग भी कहा जाता है। देखिए, अकबर के टाइम पीरियड में ही फारसी के साथ साथ हिंदी का भी काफ़ी विकास हुआ, हिंदी साहित्य का काफ़ी विकास हुआ, इसलिए अकबर के टाइम पीरियड को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अकबर ने अपनी गुजरात विजय की याद में राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये देखिए, ये बुलंद दरवाजा है जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है, और इसने इसका निर्माण कब करवाया था? जब इसने गुजरात विजय की थी। अकबर के द्वारा 1583 ईस्वी में प्रयाग का नाम बदल करके इलाहाबाद रखा गया था, है ना। तो वर्तमान में आपको पता होगा फिर से इसका नाम प्रयागराज हो गया है ना। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ये नाम चेंज किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए अकबर के द्वारा ही प्रयाग नाम परिवर्तित करके इलाहाबाद रखा गया था, और फिर वर्तमान में अभी योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम वापस से प्रयागराज कर दिया है, ठीक है। इसकी मृत्यु कब हुई? तो 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। मकबरा कहाँ है? तो आगरा के निकट सिकंदरा में इसका मकबरा है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के संबंध में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर द्वारा पहली बार आगरा के किले की शाह बुर्ज के मध्य एक न्याय की जंजीर लगवाई, है ना। तो आपको पता ही होगा, इसका जो किला था उसके सामने उसने एक न्याय की जंजीर लगवाई थी, जिस किसी को भी न्याय की ज़रूरत होती थी तो वो उस जंजीर को खींच करके अपना न्याय ले सकता था। इसके अलावा जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, इसी कारण से इसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है ना। तो आपको नए हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि जो जहांगीर था ये पेंटिंग्स वगैरह का बहुत ज़्यादा शौकीन था, और इसके टाइम पीरियड में इसके दरबार में काफ़ी सारे चित्रकार भी थे और काफ़ी चित्रकला का विकास हुआ, इसी के चलते इसके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इसके अलावा जहांगीर स्वयं चित्रकला में काफ़ी ज़्यादा दक्ष था। अब हम बात करते हैं शाहजहां की। तो शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया, साथ ही शाहजहानाबाद नगर भी बसाया या फिर इसकी स्थापना की, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। शाहजहां ने आगरा से दिल्ली कैपिटल को स्थापित किया था। इसके अलावा एक नगर भी बसाया था जिसका नाम था शाहजहानाबाद, ठीक है। शाहजहां ने आगरा में अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो जो शाहजहां था, आपको पता ही होगा ताजमहल के बारे में, इनकी बेगम थी मुमताज़ महल, इनकी ही याद पर इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। साथ ही शाहजहां ने आगरा के किले में मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके अलावा शाहजहां ने आगरा के किले में मोती मस्जिद का भी निर्माण कराया था, ये आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए अब हम मुगल कालीन स्थापत्य कला को देख लेते हैं। तो देखिए, एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, संभल में जामा मस्जिद और अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के द्वारा करवाया। ये वही बाबरी मस्जिद है, ठीक है, जिसके स्थान पर अभी राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी, आगरा एवं इलाहाबाद के किले का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी नगर भी बसाया था अकबर ने। इसके अलावा आगरा के किले के निर्माण, इलाहाबाद के किले का निर्माण भी अकबर के द्वारा किया गया था। फतेहपुर सीकरी के पंचमहल, जोधाबाई महल, बीरबल महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आदि का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। तो आपको याद रखना है, ये जितने भी चीज़ें हैं ये सभी, इनका निर्माण किसने करवाया था? अकबर के द्वारा ही करवाया गया था। आगरा के जहांगीरी महल का निर्माण भी अकबर के द्वारा करवाया गया था। तो देखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इस महल का निर्माण किसने कराया था या फिर इस मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, और यहाँ पर अक्सर कंफ्यूज भी होता है कि अकबर ने कराया था, जहांगीर ने करवाया था या फिर किसने करवाया था। तो आपको अच्छे से ये चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा आगरा में एतमादुद्दौला के
मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। एतमाद दौला का मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? नूरजहां ने करवाया था। सिकंदरा में अकबर का मकबरा तथा मरियम उज जमानी के मकबरे का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। ठीक है, तो सिकंदर में अकबर का मकबरा और मरियम उज जमानी के मकबरे का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। इसके अलावा आगरे के किले, ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। ठीक है, तो ये शाहजहां के द्वारा जो निर्माण कराए गए थे, आगरा का किला, ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, तो ये सब शाहजहां ने निर्माण करवाए थे। ठीक है, तो ये सभी मुगल कालीन स्थापत्य कला है, तो आपको याद रखना है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब हम उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात लगभग सभी मुगल बादशाह दुर्बल और अयोग्य सिद्ध हुए, जिसके कारण वह अपनी सत्ता संभाल नहीं सके। ठीक है, देखिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और इसके जितने भी उत्तराधिकारी या फिर इसके बाद के जितने भी मुगल बादशाह थे वो बहुत ज़्यादा योग्य नहीं थे। इस कारण से धीरे धीरे जो मुगल साम्राज्य था इसका पतन स्टार्ट हो जाता है और 1757 ईस्वी तक 5 स्वतंत्र राज्य होते हैं उत्तर प्रदेश रीजन में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश रीजन में 5 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होती है। जैसे मेरठ तथा बरेली के उत्तर में पठान नाजिब खान अपना राज्य स्थापित करते हैं। मेरठ तथा दोआब क्षेत्र में रोहिलखंड, मध्य दोआब क्षेत्र में फर्रुखाबाद के नवाब, अवध तथा पूर्वी जनपदों पर अवध के नवाब और बुंदेलखंड पर मराठों का शासन स्थापित हो जाता है। इस प्रकार से 5 राज्य स्वतंत्र होते हैं उत्तर प्रदेश रीजन में। इसके अलावा अंतिम जो मुगल बादशाह थे वो बहादुर शाह जफर दोती थे। इनका कार्यकाल कब तक था? 1837 से लेकर के 1857 तक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये अंतिम मुगल बादशाह थे। कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है। चलिए अब मिडेवल हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान सिकंदर लोधी ने अपनी कैपिटल को दिल्ली से आगरा शिफ्ट किया था या फिर स्थानांतरित किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा मुगल बादशाह अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति से नाराज होकर के जौनपुर के मुल्ला द्वारा अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जो अकबर के द्वारा अपनी नीति चलाई गई थी धार्मिक, उससे नाराज होकर के जौनपुर के मुल्ला ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया था। इसके अलावा अकबर द्वारा बनवाया गया पंचमहल जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है, इस महल की इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के समान है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो पंचमहल अकबर ने बनवाया था ना, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है, इसका जो नक्शा है किसके समान है? तो बौद्ध विहार के समान है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगरा स्थित ताजमहल में हिंदू तथा ईरानी वास्तु कला का समन्वय हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो आगरा का ताजमहल बनाया गया है वो हिंदी और ईरानी वास्तुकला को मिक्स करके बनाया गया या फिर इनका हमें समन्वय देखने को मिलता है। इसके अलावा आगरा स्थित ताजमहल का जो मुख्य वास्तुकार था वो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी आगरा में स्थित ताजमहल का मुख्य वास्तुकार था। इसके अलावा स्वर्गद्वारी या फिर कन्नौज को थोड़ा देख लेते हैं। प्लेग की प्रकोप फैलने के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रदेश की स्वर्ग नगरी नामक स्थान पर शरण ली थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है ना। जब प्लेग का प्रकोप फैला था तो मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश का शासक था, इसने स्वर्गद्वारी या फिर कन्नौज में अपनी शरण ली थी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको डिस्कस कराया था। अगला क्वेश्चन है, सिराज ए हिंद के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जौनपुर को सिराज ए हिंद की संज्ञा भी दी जाती है। आपको पता होगा मध्यकाल में शिक्षा व संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, इसलिए इसको हम सिराज ए हिंद बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जौनपुर पे स्थित है अटाला मस्जिद। इब्राहिम शाह सार्की के द्वारा अटाला मस्जिद का निर्माण कराया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया था? तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, मोहम्मद बिन तुगलक जो कि फिरोज शाह तुगलक का भाई था, इसकी याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी या फिर उसने बसाया था। अगला क्वेश्चन है, बदायूं की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इल्तुतमिश ने बदायूं की जामा मस्जिद को निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके अलावा जो जौनपुर में है जामा मस्जिद, उसका निर्माण किसने कराया था? तो हुसैन शाह सार्की ने उसका निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शाहजहां ने करवाया था। जो आगरा में मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा शाहजहां ने क्या क्या चीज़ें बनवाई हैं? तो ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सारी चीज़ें शाहजहां के द्वारा बनवाई गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिकंदर लोधी ने अपनी
अब कैपिटल को या फिर अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन है एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आगरा में स्थित है एतमादुद्दौला का मकबरा। ठीक है, किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था अपने पिता की याद में। चलिए अगला क्वेश्चन है आगरा में जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अकबर ने करवाया था आगरा में जहांगीरी महल का निर्माण। ठीक है, आगरा में ये स्थित है, ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो बुलंद दरवाजा आपको पता ही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा। अकबर द्वारा जब गुजरात विजय की गई थी उसके बाद ही बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका अगर जो मकबरा है वो कहाँ है? सिकंदरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें उत्तर प्रदेश की किस इमारत में देखने को मिलता है? तो ताजमहल में हमें हिंदू और ईरानी कला या फिर ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ताजमहल का जो मुख्य वास्तुकार था वह कौन था? तो इसके जो मुख्य वास्तुकार थे तो उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के मुख्य वास्तुकार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बीरबल का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बीरबल का जन्म कालपी उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं पंचमहल कहाँ पर स्थित है? तो पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है पंचमहल। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताए थे, जितने भी ये किले या फिर मकबरे हैं तो ये सब मैंने आपको डिस्कस कराए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है। इसके अलावा अंतिम मुगल बादशाह कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे या फिर सेकंड थे, यह अंतिम मुगल बादशाह थे। आगे देखते हैं बक्सर के युद्ध के समय अवध के किस नवाब ने भाग लिया था? तो एक आगे का क्वेश्चन आ गया है जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, इसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अकबर के ऊपर फतवा जारी हुआ था और जौनपुर के जो मुल्ला थे उन्होंने ये फतवा जारी करवाया था। ये मैंने आपको बताया था जब मैं आपको मिसलेनियस पार्ट इसका पढ़ा रहा था। इसके अलावा मैथिली कवि विद्यापति किसके दरबार में थे? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम शाह सार्की के दरबार में थे मैथिली के कवि विद्यापति। तो दोस्तों ये थे हमारे 21 महत्वपूर्ण MCQs क्वेश्चन। इसके अलावा इसका हमारा पार्ट 2 भी आएगा, है ना। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस कर लिया, तो ये चूंकि लेक्चर लंबा हो रहा था इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया।